देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। नमस्कार, YouTube मंच पर आपका स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आप लोगों के साथ आदरणीय विनोद राय जी के साथ प्रेजेंट टाइम में जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विनोद राय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है और अपने इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनके साथ ही साथ एक अच्छे वक्ता भी हैं और ये आज इंडिया के साथ किस लिए हैं, क्यों हैं, हम लोग आज उन्हीं के बारे में इनसे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप इंडिया के साथ हैं। इसके अलावा उनसे बहुत सारी बातों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आइए मिलते हैं आदरणीय विनोद राय जी से। राय साहब, सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं विनोद राय अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज मेरे कार्यालय में कुछ वरिष्ठ संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम वार्ता करने की तैयारी कर रहे हैं। राय साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आधुनिक काल में देश की स्थिति के बारे में सब लोग अच्छी तरह से अवगत हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज के जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, पॉलिटिकल एजेंडा का जहाँ तक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पॉलिटिकल एजेंडा, अब पॉलिटिकल एजेंडा जो है 90 के दशक से पहले था। 90 के बाद जो है पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रह गया। पॉलिटिकल जो इनका जो है एक पॉलिसी जात के नाम पर, इनका पॉलिसी एक नई धर्म के नाम पर, इनका अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, इनका अमीर गरीब के नाम पर, इन्होंने राम मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, इनका निरंतर 90 के दशक से शुरू हुआ और आज तक यानी 2023 तक हम केवल मंदिर मस्जिद में रह गए, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में रह गए, हम दलित बैकवर्ड में रह गए। हमने तो राष्ट्र के निर्माण के लिए 90 के दशक को आप उठा कर देख लीजिए। तमाम हमारे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे दूं, कोई ऐसा जनपद नहीं था जहां एक गन्ना मिल और एक सूता मिल न रही। तमाम बड़ी बड़ी नहरें यहाँ रही हैं, तमाम लंबी लंबी सड़क, तमाम रेल लाइनों का जाल बिछा हुआ था। जो 90 से पहले था वही आज भी आपका है। एक एक करके कुछ सपा ने बेचा, कुछ बसपा ने बेचा, कुछ भाजपा ने बेचा, आज सब मिल करके प्रदेश और देश का बंटाधार कर दिया। अब रह गया सवाल कि आज जो स्थितियां, आज जो मोदी काल का जो दौर है तक तैयार कर दे ताकि हम अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं, ये चुनाव आम चुनाव जरूर है, लेकिन ये चुनाव मामूली नहीं है साहब। ये 2024 का चुनाव भारत वर्तमान संविधान को बचाने का है, इस देश में सत्ता कायम करने का है, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर बचाने का है, इस देश में तमाम हमारे दलित से लेकर के तमाम बेरोजगारों तक आज सबका भविष्य खतरे में है। इनको उबारने के लिए, एक नया भारत का निर्माण करने के लिए, एक आधुनिक भारत को आधुनिक विज्ञान की तकनीक से सहेजने के लिए, उसको संवारने के लिए हम इंडिया के साथ हैं और रहेंगे। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी का कहना है
कि अभी भी समय है कि जितने भी इस देश के छोटे छोटे घटक हैं, दल हैं, राजनीतिक दल हैं, इनको एक हो जाना चाहिए। और अगर ये नहीं हुए और एनडीए कहीं 2024 में आ जाती है तो ये देश के संविधान को ही बदल देगा। उनका ये कथन कहाँ तक तर्कसंगत है? देखिए साहब, यहाँ दो बात है। मलिक साहब चूंकि वो मेरे महामहिम हैं, उनका लंबा पॉलिटिकल जिंदगी भी रही है, हमसे सीनियर भी हैं। मैं उनके भावना का अक्षरशः अनुकरण करता हूँ, मैं उनके सोच का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन एक सवाल जरूर है मेरा वहाँ कि ये सब जानते हुए भी हमसे कहीं न कहीं गलतियां हुई, जिसका आज खामियाजा आम जनता भुगत रही है। हमारे नौजवान भुगत रहे हैं, हमारे बेरोजगार भुगत रहे हैं, देश की दलित शोषित पीड़ित जनता भुगत रही है, देश का अल्पसंख्यक भुगत रहा है, देश का बहुसंख्यक भुगत रहा है। ये कहीं न कहीं हमसे और देश से गलतियां हुई है, जिसका खामियाजा आज हम और आप आमने सामने बैठ करके एक एक इशू पर डिस्कशन करके इस देश को नया दिशा देने का प्रयास करते हैं। राय साहब, अंत में मैं आपसे, जैसा कि आप देख रहे हैं नेताजी कि राहुल गांधी हमारे पूरे देश के भ्रमण पर निकल गए। अभी एक हफ्ता 8 दिन लद्दाख में भी गए और हर जगह जा करके कभी किसानों के पास जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, कभी ऑटो पार्ट्स वालों के पास जाते हैं। इस जनसंपर्क अभियान के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए साहब, राहुल है, मैं बता दिया कि राहुल जो है हिंदुस्तान की आत्मा और हिंदुस्तान के सिस्टम को जिंदा रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के अग्नि परीक्षण में वो तप कर निकला है, वो नया इतिहास रचने के लिए अवतरित हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी 2024 के बाद वो इतिहास रचेंगे कि आने वाला कल जो है दुनिया इनके इतिहास का अनुकरण करेगी, जैसा कि मुझे विश्वास है। नेताजी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरह से मतलब एक अवतार पुरुष। आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन सुना होगा कि लाल किला के प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 में मैं फिर से आऊँगा। आप उनकी इस उक्ति के बारे में क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति लाल किला के प्राचीर से ये अपनी भावना व्यक्त करके इन्होंने संविधान का मानक का अवहेलना किया है, इन्होंने देश के जनतंत्र का अपमान किया है, इन्होंने लोकतंत्र के विरोध बात किया है। इस पे नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। इस तरह का उम्मीद जो है देश की जनता को नरेंद्र मोदी से नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में अब लगभग 2 धड़े दिखाई पड़ते हैं, एक इंडिया और एक एनडीए। क्या आपको लगता है कि इंडिया एनडीए पर भारी पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में? देखिए साहब, इंडिया और एनडीए, इंडिया पर बार बार सरकार के नेताओं द्वारा, वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा, वर्तमान गृह मंत्री के द्वारा ये सवाल उठ रहा है कि साहब राहुल गांधी, ये एनडीए के पास कोई दुल्हा नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि एनडीए को मेरा सुझाव है कि वो जरा उनका चश्मा का ग्लास जो है, जो पावर उनके आंख में दी गई है वो इस समय कम हो गई है। कृपया वो अपना ग्लास बदल करके अपना रोशनी के लिए पावर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तब उनको दिखाई देगा कि इंडिया के पास कौन नेता है और इंडिया है क्या। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि राहुल गांधी को कहना पड़ा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए साहब, वो परिवार का त्याग और तपस्या, उस परिवार का देश के निर्माण के प्रति तड़पन, उस परिवार को, इस देश को भूखमरी के मुंह से निकाल करके आज हंसता खेलता भारत का निर्माण करना, ये अपने आप में काबिले गौर है कि आज से 40-45 साल पहले हम रोटी के लिए भूखे मरा करते थे। इसमें एनडीए की सरकार बन जाती है
ऐसी अवस्था में देश की क्या स्थिति होगी, आपके आकलन के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ। देखिए साहब, पहला चीज तो आप जान लीजिए कि 1% भी किसी भी शतरंज के किसी भी मानक से अगर आप अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल आप शतरंज के माहिर हैं तो किसी भी एंगल से कहीं से एनडीए प्रभावित नहीं हो पा रही है। न इसका कोई छाप उस पर पड़ रहा है। एनडीए पूरा तरह छत बिछद हो चुकी है। एनडीए अब अपना 2024 को 2014 के लाइन पर ले जाकर के उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर दिया है और 2014 में जहां एनडीए थी वही 2014 में जाकर खड़ी हो जाएगी। नेता जी, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस के खेमे में बहुत ही उथल पुथल मच गया है। बहुत सारे बड़े बड़े नामी ग्रामी नेता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसा है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। एक बड़ा नेता का नाम दे दीजिए, हमको बता दीजिए कि 1 महीने के अंदर कोई एनडीए में शामिल हो गया, एक नेता। बल्कि एनडीए के तमाम नेता हमारे राजस्थान में, हमारे कर्नाटक में, हमारे यहाँ बिहार में, तमाम जगह, हिमाचल में, विशेष मध्य प्रदेश में जी, तो रोज शामिल हो रहे हैं। अब एनडीए के पास कुछ नहीं है साहब। एनडीए अब तार हो चुकी है और केवल ईडी है इसके पास, सीबीआई इसके पास है, आईबी इसके पास है, पुलिस इसके पास है, मुख्यमंत्री इसके पास है, प्रधानमंत्री इसके पास है। अब ये चाहे जितना बकवास कर ले, हिंदुस्तान की जनता इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वही ले जाकर खड़ा करने वाली है जहां से 2014 में एनडीए चल करके आज देश पर 9 साल शासन की। राय साहब, ये 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इन राज्यों में देखा जा रहा है कि राजनीतिक उथल पुथल बहुत मची हुई है और राहुल गांधी भी कहते हैं कि इन 5 राज्यों में बीजेपी का मैं सफाया कर दूंगा। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? करेंगे नहीं। पांचों राज्य में एनडीए स्वतः साफ है। इन राज्यों में इसके पास कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार इसने लूट कर बनाई थी। राजस्थान में ये मुझसे लड़ नहीं सकती, ये जो है छत्तीसगढ़ में लड़ नहीं सकती, ये तेलंगाना में सीधे लड़ नहीं सकती। क्या इन 5 राज्यों में क्या कर्नाटक का हाल होने जा रहा है? बिल्कुल कर्नाटक का ही फैसले को ये 5 प्रदेश की सम्मानित जनता, वहां की दलित जनता, वहां की शोषित जनता, वहां के पीड़ित जनता, वहां के नौजवान, वहां के बेरोजगार, वहां के छोटा मोटा उद्योगपति, ये सारे लोग फैसला कर चुके हैं कि कांग्रेस को लाना है, प्रदेश को बचाना है, देश का संविधान बचाना है, देश का संविधान सद्भाव बचाना है और देश की एकता और अखंडता को कायम करना। नेता जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों में एनडीए बिल्कुल साफ हो जाएगी, ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 186 लोकसभा की सीटें वहां से आएंगी। तो क्या ये 186 लोकसभा की सीट जो इन राज्यों में आपकी पार्टी के जीतने के बाद आएगी, क्या यह 2024 में एक मेन फैक्टर बनकर सामने आएगी? मैं बता दिया आज, भारतीय जनता पार्टी देखिए 2 पैरा है इसके 2024 के चुनाव का। या तो 80 से लेकर के 125 पर खड़ा हो जाएगी, या तो 125 से लेकर के 160 पर खड़ा हो जाएगी। बस यही एनडीए है, इससे ज्यादा इसको हिंदुस्तान में कुछ नहीं मिल रहा है। कट नहीं रहा। राय साहब, अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी इंडिया के साथ है, इसमें आप अपनी भागीदारी के बारे में बताएं। देखिए, इंडिया के साथ मैं नहीं हूं, इंडिया के प्रति मेरी सहानुभूति है। साथ तो तब हम होंगे जब इंडिया के नेताओं के और हमारे बीच वार्ता हो जाएगी।
अगर इंडिया हमारा साथ लेना चाहती है तो अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी बिना शर्त उसके साथ, चूंकि संविधान बचाने के नाम पर, इस देश की दुर्व्यवस्था को से निजात दिलाने के नाम पर हम एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो सम्मान, वो वार्ता हमसे नहीं करती तो फिर आप जानते हैं कि मेरी पार्टी है, तब अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी अपने दमखम से चुनाव लोकसभा का लड़ेगी। उसमें किसी की सहयोग की जरूरत देश को बचाने के लिए मान लेते हैं कि इंडिया अगर आपको अपना समर्थन नहीं देती, आपको अपने साथ नहीं जोड़ती है, क्या इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए क्या फिर भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी परोक्ष रूप से इंडिया के साथ नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो हमारा ये कहने का मतलब नहीं कि वो हमको कुछ देंगे तब हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन वो इतना जरूर कर सकते हैं कि अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी को वो सम्मान दे दे। इसके बावजूद भी हम देश के एनडीए को हराने के लिए सर इंडिया का गठन हुआ है। बिल्कुल। जितने भी राजनीतिक दल है जो अलग अलग खड़े होते हैं उनका वोट बढ़ जाते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। इसी के मद्देनजर इंडिया का गठन किया गया है। अगर मान लेते हैं कि इंडिया ने आपको अपने घटक दल में शामिल नहीं किया तो आपकी क्या ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं कि आप परोक्ष रूप से इंडिया का साथ दें? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल तर्कसंगत है। आपके सवाल से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप बड़े दल हैं, आप एक विपक्ष के रूप में देश का भविष्य का निर्माण करने का आपने बीड़ा उठाया है, तो ये बीड़ा उठाने वाला कमांडर का भी धर्म बनता है कि हम अपने छोटे छोटे तिनके को इकट्ठा करके। राय साहब, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी खुद पार्लियामेंट में सीना ठोक कर कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। क्या मोदी जी का ये कथन कहाँ तक तर्कसंगत है? ऐसा है कि मोदी का जो ये तर्क है, जो उनका व्यक्तिगत आत्मविश्वास है और उनके अंधभक्तों का आत्मविश्वास है, ये अपने आप में अपने कथन पर जो इनको विश्वास है, ये विश्वास नहीं कहा जा सकता। ये नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार का अहंकार का ये पाप है, जो उनको लगता है कि जो मैं हूं वो वही मैं हूं, इसके बाद कोई दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी हूं मैं हूं। एक तरह से देखा जाए तो क्या बिल्कुल तानाशाह के रास्ते पर चल रहे हैं? तानाशाह तो साहब, इन्होंने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 9 साल के अंदर इनके पूरे कार्यकाल का डाटा उठा लीजिए। इन्होंने नोटबंदी कर दिया आनंद फानन में, इन्होंने हाई स्कूल इंटर का जो है छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया आनंद फानन में, इन्होंने ब्लैक मनी लाने के लिए घोषणा कर दी आनंद फानन में। और जबकि वास्तविकता ये है कि इनके कार्यकाल में निरंतर सिस्टम तार होता गया और निरंतर भ्रष्टाचार अपने सीमा पर बढ़ता गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के दौर में जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, जनसंपर्क अभियान चलाना आवश्यक है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ भी, कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर नरेंद्र मोदी ने वास्तव में हिंदुस्तान का विकास किया, अगर नरेंद्र मोदी का सबका साथ है, अगर नरेंद्र मोदी पर सबको विश्वास है, तो मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब इनके पास है, तो ये घोषणा कर सारे नेताओं को मना कर दें कि अब कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, हमने इतना काम किया है, हमने विश्वास का अर्जन किया है, हमने सबका साथ लिया है, तो फिर प्रचार की जरूरत क्या है? बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ वो देश की राजनीति पर बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इनके अलावा बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। इन मुद्दों पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि बेरोजगारी का, देश और प्रदेश में
हम प्रदेशे पर पहले आ जाते हैं। 90 से आज तक तमाम सरकारें आई, तमाम हमारे मुख्यमंत्री आए, तमाम पार्टी शासन में रही। हमने व्यवसाय और रोजगार और उद्योग का, सरकारी नौकरियों में रिक्त स्थान का सरकार के पास मौका समय ही नहीं रहा कि वो सरकारी जॉब को एक्वायर करे, सरकारी जॉब सुनिश्चित करे। विभागों में किसकी क्या आवश्यकता है उस रिक्त पदों को भरने के का कोई योजना बनाए। ये केवल जो है केवल ये सत्ता में रह करके केवल इस विधा को, इस व्यवस्था को, ये समाज की समरसत्ता को केवल। और एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है, 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव के मद्देनजर आप इस देश की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए साहब, इस देश में पहले ही इसका मैं 2 पैरे में आपको जवाब दे रहा हूं। पहला पैरा यह है कि 10 साल के अंदर जितने हमारे नौजवानों का भविष्य का निर्माण करने का जो वर्तमान सरकार ने शपथ ली थी, उसके पहले भावनाओं पर पानी फेर दिया है। पहले तो 10 साल के अंदर जो हमारे बच्चे करोड़ों की तादाद में नौकरी लेने के लिए सरकार के पीछे दौड़ा करते थे, सरकार को वोट किया था, सरकार के नाम पर मरते और जीते थे, आज तो वो बेचारे जिंदगी से और समाज की मुख्य धारे से कट गए। इस पे भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा आरंभ करनी पड़ी। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य था उनका? देखिए, राहुल गांधी की एक मजबूरी थी। राहुल गांधी को भारत की संसद में सरकार द्वारा बोलने की इजाजत नहीं थी। जब वो बोलने का प्रयास करते थे, वो जब राष्ट्र का मुद्दा उठाने की बात करते थे, जब वो दलित पीड़ित शोषित का बात करते थे, जब वो उद्योग धंधा का बात करते थे, जब वो कल कारखाना का बात करते थे, जब वो भ्रष्टाचार का बात करते थे, मोदी अडानी की बात, तो मोदी अडानी की बात करते थे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था। यानी संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता था। वो मजबूर होकर के, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रहा। जब पूरे देश का सदन में वो बोल नहीं सकते, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उनका ये धर्म बनता था कि अगर सदन उनकी बात नहीं सुनता है तो सड़क पर वो अपनी आम जनता से मिल करके रूबरू अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आए। भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा पहुंचा है कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि उनके अलायंस को? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में के माध्यम से मने तप कर निकले। उनकी तेज और प्रकाश का पॉलिटिकल पैरे को एकदम पाक साफ कर दिया है। आज हर व्यक्ति जो राजनीति में है वो राहुल गांधी के तप का, उनके त्याग का, उनके नेक सोच का आज केवल भारत नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरा दुनिया ने प्रशंसा किया। अमेरिका ने किया, जापान ने किया, तमाम देशों ने किया। देखा और सुना। अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद राय जी से आपने ये भी सुना कि उनकी मंशा क्या है, उनका वक्तव्य क्या है, देश की वर्तमान परिस्थिति क्या है और इस देश में चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, सरकार किसकी बननी चाहिए, ये सारी बातें आपने सुनी। कैमरामैन सरवन के साथ चांद खान की विशेष रिपोर्ट, लखनऊ।